एक तो मैंने पहले भी बताया है कि दोनों में या फिर किसी भी मटेरियल में दो चीजें काम करती हैं, दो फोर्स काम करते हैं। अगर कोई भी मटेरियल दिया हुआ है, इसमें दो टाइप के फोर्स काम कर सकते हैं। एक कौन सा वाला फोर्स है? तो एक फोर्स अपने पास है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स या फिर इसी को क्या बोलते हैं? ससंजक ऊर्जा या ससंजक बल। और एक होगा तुम्हारा क्या चीज? नॉन कोहेसिव फोर्स या फिर इनकोहेसिव फोर्स। क्या चीज है? असंजक ऊर्जा। ससंजक ऊर्जा या ससंजक बल, ससंजक या कोहेसिव किसको बोला जाता है? तो एक ही टाइप के मटेरियल के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या कहलाएगा? कोहेसिव फोर्स या फिर ससंजक। अगर ये चौक दिया हुआ है, चौक दिया हुआ है, चौक के हर एक मटेरियल के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स होगा या ससंजक बल होगा। समझ में आया? और इसके कारण जो इसमें एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? कोहेसिव एनर्जी होगी या फिर ससंजक ऊर्जा होगी। आ रहा समझ? ध्यान रखना। नॉन कोहेसिव या इनकोहेसिव जो फोर्स होता है, असंजक बल होता है, वो किसके बीच काम करता है? अलग अलग मटेरियल के बीच काम करने वाला फोर्स होता है। ठीक है? अगर मैंने रखा है इस पर चौक रखा और चौक के ऊपर डस्टर रखा है, तो चौक और डस्टर के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? असंजक बल या फिर नॉन कोहेसिव या फिर इनकोहेसिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान रखिए। असंजक बल जो होता है वो एक ही टाइप के मटेरियल के बीच में लगता है, और नॉन कोहेसिव या इनकोहेसिव या फिर असंजक बल किसके बीच में काम करता है? अलग अलग। असंजक बल के कारण देखो, पढ़ना हमको कोहेसिव फोर्स है, लेकिन नॉन कोहेसिव फोर्स का यूज ज्यादा कर लिया जाता है, क्योंकि नॉन कोहेसिव फोर्स ज्यादातर हम लोग के पास डेली लाइफ में देखने को मिलता है। नॉन कोहेसिव फोर्स या असंजक बल के कारण ही बहुत बार ऐसा होता है कि दो कांच की प्लेटों के बीच अगर तुमने पानी डाल दिया है और उसको एक दूसरे को परख दिया तो उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आ रहा समझ? ध्यान रखना चाहिए। अगर दो कांच की प्लेटें हैं, वो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से उठा लोगे, अलग कर लोगे। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में तुम दो प्लेट तुमने लिया है, कांच का छोटा छोटा भी लेकर देख लेना, जिसको स्लाइड बोला जाता है, बायो वाले ज्यादा यूज करते हैं। अगर उन दोनों को भी लेकर के तुमने उसके बीच में पानी डाल दिया और इस तरीके से दोनों को चिपका दिया, तो फिर बाद में उसको थोड़ा सा निकालने में परेशानी जाता है। तो इन दोनों के बीच कौन सा काम करते रहता है? नॉन कोहेसिव या फिर असंजक या फिर इनकोहेसिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान रखना। तो अभी हम लोग को पढ़ना है कोहेसिव फोर्स के कारण। मतलब सॉलिड के बात की गई है, तो सॉलिड में भैया एक ही टाइप के मटेरियल तुम्हारे यूज मान लो हो रहा है, तो इसमें कौन सा फोर्स काम करेगा? कोहेसिव फोर्स काम करेगा। अब कोहेसिव फोर्स के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास हमने कोई सॉलिड लिया हुआ है, कोई ठोस लिया हुआ है, और वो ठोस में जो पार्टिकल है वो बहुत पास पास रखे हुए हैं। और पास पास अगर रखूं मैं तो वो किस तरीके से है? तो इसको हम लोग एक कोई लेटिस लिया है, वन डायमेंशनल लेटिस की बात की हम लोग ने। देखो, अगर हम मटेरियल क्रिस्टल की बात करते हैं तो वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा, त्रिविमीय संरचना रहेगी किसी भी क्रिस्टल की। आरा समझ? क्यूब टाइप का है। लेकिन हम लोगों ने मान लिया है कि इसमें हम लोग थ्री डायमेंशनल ना लेकर के हमने क्या बोला? हमने वन डायमेंशनल लिया है। एक विमीय क्या ले लिया है हमने? कोई क्रिस्टल लिया है। ठीक है? और मैडलंग ने जो माना है, क्योंकि इसमें मैडलंग कांस्टेंट का शब्द आया है, मैडलंग ने इसके बारे में देना स्टार्ट किया, डिफाइन करना स्टार्ट किया। तो मैडलंग क्या बोलता है कि हम लोग क्रिस्टल को थ्री डायमेंशनल तो मानते हैं और होता भी है, लेकिन उसकी व्याख्या के लिए मैं वन डायमेंशनल मानता हूं। और वन डायमेंशनल मानते हैं तो वन डायमेंशनल में कैसे किस तरीके से मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर, और उसने कैसा माना? तो उसने चार्ज पार्टिकल मान करके कोहेसिव एनर्जी या फिर ससंजक ऊर्जा की व्याख्या की, किसमें? सॉलिड। ठीक है? तो अगर उसने क्या बोला? बोलता है आयनिक ठोसों की ससंजक ऊर्जा उनके आयनों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको उसने क्रिस्टल के हर एक लैटिस पॉइंट को क्या माना? चार्ज मान के, चार्ज आयन माना है। ठीक है? तो बोलता है जो चार्ज आयन का ससंजक ऊर्जा होगा, चार्ज आयन का कोहेसिव एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगा? बोलता है
वो बोलता है उन चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर तुम लिखना चाहते हो कि ससंजक ऊर्जा किसकी, सॉलिड की, ससंजक ऊर्जा की जब बात करते हो या फिर कोहेसिव एनर्जी के बारे में बोलते हो तो ये किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा तुम्हारा किसके, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही क्या कहलाएगा, कोहेसिव एनर्जी कहलाएगा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो किनकी, किनकी, इन आयनों। तो मैडलन ने क्या बोला कि मैडलन ने ये बोला कि किसी भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर वाले, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर वाले किसी क्रिस्टल को मैं थ्री डायमेंशनल ना मान करके मैंने सिर्फ उसका कौन सा डायमेंशन लिया, वन डायमेंशन लिया, और वो वन डायमेंशन में जो उसके लेटिस पॉइंट होंगे, जो जालक बिंदु होंगे या लेटिस बिंदु होंगे, उनको उसमें क्या माना, चार्ज माना, चार्ज आयन माना, चार्ज पार्टिकल माना। ठीक है, अब ये चार्ज जो पार्टिकल है ये वन डायमेंशन वाले हैं, तो इन चार्ज पार्टिकलों का बीच में, तो बीच में जो लगने वाला ससंजक ऊर्जा है, कोहेसिव एनर्जी है, वो किसके बराबर होगा, तो उन ही चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब तुमको सबसे पहले समझना है कि जब तुमने पोटेंशियल एनर्जी कहां पढ़ा है भाई, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक नहीं बनने वाला। तो क्या बोलता है, तो दो चीजें, हमने कूलॉम जब पढ़ना स्टार्ट किया, कूलॉम्स फॉर्मूला वाला, तो कूलॉम फॉर्मूले वाले में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो जब तक नहीं समझोगे तब तक क्लियर नहीं होने वाला। तो कूलॉम वाले में दो चीजें, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि यार जो फोर्स होता है दो चार्ज, या तुमने चार्ज पार्टिकल मान लिया, तो 12th से तुमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो चार्ज पार्टिकल क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तब उन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो उन दोनों के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या चीज है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने तुम लोग को पहले बताया था, तो अब बताओ कूलॉम जो फोर्स है या कूलॉम का जो नियम है, जो बल है, वो कैसा बल है, कैसा फोर्स है, केंद्रीय बल, कौन सा, केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है कि नॉन सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, फोर्स। समझ में नहीं है, तो ठीक है, तो हमने बोला के लगा दिया, तो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आया है। तो फॉर्मूला याद करने के लिए अब याद, अब k की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर वैल्यू। लेकिन तुमको क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का चाहिए। तुमने क्या बोला, ठीक है, हमको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि भाई तुम फोर्सों की ससंजक ऊर्जा के बारे में बताओ। ठीक है, सॉलिड के कोहेसिव फोर्स के बारे में, कोहेसिव एनर्जी बोला है, फोर्स नहीं बोला है, एनर्जी के बारे में बताओ। तो तुमने क्या बोला कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो कोहेसिव एनर्जी होगी, ससंजक ऊर्जा होगी, वो किसके बराबर होगा, वो होगा उन्हीं आयंस के, उन्हीं पार्टिकल्स की किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो तुमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो तुमको तो फोर्स चाहिए नहीं, तो भाई सीधी सी बता, तो पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो कभी कभी जो है W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी पार्टिकल को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, वही पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया काम है। ठीक है, अब इसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, तो सीधी सी बात है, इसी को फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, तो सीधा है माइनस ऑफ हो जाता है जो फोर्स है इनटू dr, क्योंकि r के स्पेक्ट्रम तुमने लिखा है। अब इसी को जब एलिमिनेट करोगे, सब चीज निकालोगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी का क्या, तो इसी में f की वैल्यू रख देना, f की वैल्यू रखेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचेगा Q1 Q2 भी बाहर निकल जाएगा, तो Q1 Q2 भी बाहर अपने पास निकला है, तो बचा 1/r स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा dr, तो ये हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 हो गया। इसको निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू, अच्छा सॉरी, ये वाला फोर्स क्योंकि इंफिनिटी तक लाने में किया गया वर्क है, तो ये हम लोग के पास कितना बच जाएगा, ये पॉजिटिव में चलेगा, ये इंटीग्रेशन होगा कितना r टू द पावर -2 + 1, और ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास -2 + 1। समझ में यार, तो इस तरीके से हम लोग को आता है, तो ये आ जाता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r।
तो दो चीजें इसमें समझने वाली चीजें हो जाती हैं जो 12th से तुमने नहीं समझा है या समझ करके भूल गए होगे फिर से, कि फोर्स जो है जब चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स, चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। समझ, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जब पोटेंशियल निकाला जाता है किन्हीं दो चार्ज के पार्टिकल के, या पोटेंशियल एनर्जी या विभव, आ रहा क्लियर है समझ, या पोटेंशियल एनर्जी, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सिर्फ आर के। समझ मार के नहीं आ रहा, तो ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान रखे रहिए। ये आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, और जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, केवल दूरी के, सिर्फ दूरी के। समझ मार के नहीं आ रहा, तो ये सभी चीजें तुमको कंपटीशन एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। तुमको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आधा 50% से 75% तुम्हारा तक ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, तो इसलिए फॉर्मूला रटवाया जाता है, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो अब तुमको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। तो ठीक है, अब चलो मान लेते हैं, हम लोगों ने मान लिया कि प्लस माइनस अब आयन माना गया, तो इस चार्ज पार्टिकल में देखो बात किसकी चल रही है, सॉलिड के बारे में चल रहा है। होगा क्या, पास पास होगा उसका पूरा पार्टिकल, लेकिन मैडलन क्या बोलता है, नहीं मैं इसको चार्ज पार्टिकल मान करके सॉल्व करूंगा, वो भी वन डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में नहीं करूंगा। एक डायमेंशन का अगर वैल्यू मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक मैं बार बार जोड़ लूंगा तो तीनों डायमेंशन का मिल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो उसने बोला कि मैंने चार्ज पार्टिकल माना है, ये इस तरीके से मैंने चार्ज पार्टिकल मान दिया, और ये चार्ज पार्टिकल जब मैंने माना है तो मैं इस चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस कैसे लेता हूं, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक का मैंने माना ये r डिस्टेंस है, ठीक है। और सब पार्टिकल के बीच की बात कर रहा है, वो सब पार्टिकल के बीच की मतलब सब आयंस के बीच के बारे में बात कर रहा है, सब आयन एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो ठीक है, तो यहां भी मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। अच्छा सर, यहां तो पॉसिबिलिटीज दो है, या तो वो लेफ्ट साइड भी गिन सकता था या तो राइट हैंड साइड भी गिन सकता था, ठीक है। तुम 3 डायमेंशन लेते हो तो 3 डायमेंशन में तुम ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, सब तरफ ले सकते हो, ठीक है। लेकिन बात ये हो जाती है वन डायमेंशन में भी तो दो पॉसिबिलिटीज है ना, प्रोबेबिलिटी तो दो है कि हो सकता है कि वो लेफ्ट लेकर के बना ले या फिर राइट लेकर बना ले, तो हमने क्या किया, राइट लेकर के। तो यार यहां से इस वाले पार्टिकल से इस वाले पार्टिकल से अगर लेते तो r हो गया, और यहां से अगर मैं यहां तक लूं तो कितना हो जाएगा, 2r। और उसके आगे मान लो अगर पार्टिकल है तो फिर 3r, कहां से, मिड वाले पॉइंट से, मिड वाले चार्ज से, ठीक है। तो यहां से अपने को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले मैडलन ने क्या बता दिया कि हर एक जो क्रिस्टल होता है या फिर कोई भी पार्टिकल, कोई भी सॉलिड होता है, वो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज होता है 3 डायमेंशन में, ठीक है। और उनके पार्टिकल पास पास चिपके होंगे, कोई नया चीज है नहीं, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी लिखने के पर्पस से जितना तुमको उसके बारे में जानकारी है सब उलट देना, समझ में आ रहा है। दूसरी बात, मैडलन बोलता है कि मैं क्रिस्टल का कोहेसिव एनर्जी निकालना चाहता हूं, ससंजक ऊर्जा निकालना चाहता हूं, तो ससंजक ऊर्जा के लिए मैं उनको पार्टिकल ना मान करके मैं उनको चार्ज पार्टिकल मानूंगा, ठीक है। अब वो चार्ज पार्टिकल कैसे जमा होंगे, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, ठीक है, जमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वन डायमेंशन ले लिए, अब वन डायमेंशन लेने के बाद भी उनका कंडीशन खत्म नहीं होता। मैडलन बोलता है अब कंडीशन मैंने ये भी लिया है कि इनकी जो एनर्जी होगी, कोहेसिव एनर्जी, वो किसके बराबर होगा, वो उन सभी चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ससंजक ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। तो ठीक, अब निकालते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी, दो, इसीलिए तुम्हारे बुक में 2 दिया गया है। मैंने तुमको फॉर्मूला क्या बताया पोटेंशियल एनर्जी का, ये बताया, आ रहा समझ। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 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 नेगेटिव में आता है, ध्यान रखते चलना, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में। क्लियर है। अब समझना
तो 2 क्यों लिया गया? क्योंकि वन डायमेंशनल लेने के कारण भी तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटीज है भाई, किसी का अगर मिड पॉइंट तुमको तो मानना ही पड़ेगा, फिक्स्ड पॉइंट तो मानोगे ही, तो या तो मैं इधर बढ़ना चालू कर दूं या मैं उधर बढ़ना चालू कर दूं। क्लियर है? और अगर उधर बढ़ रहा हूं चाहे कहीं भी बढ़ो, पॉसिबिलिटीज कितनी? दो, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब आते हैं इस पर 2 मैंने मल्टीप्लाई किया। चलो सबसे पहले इस पार्टिकल से इस पार्टिकल के बीच का क्या निकालते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। मिड पॉइंट से तुम्हारा राइट साइड में जाने पर -q वाला जो चार्ज पार्टिकल है उसके में क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। चलो फॉर्मूला तुमको याद हो गया जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस कैसे आता है उसको समझना। फिर क्या है भाई? q1 की जगह क्या है? q, q2 की जगह माइनस, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, वेरी गुड, ठीक, प्लस फिर दूसरे वाले के लिए निकालते हैं, इस वाले पार्टिकल के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर q इससे फिर q, समझ में आया? दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r, वेरी गुड। आगे बढ़े, अब इसके बाद और क्या आएगा? -q वाला आएगा, तो q से आप कहां लोगे? तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q माइनस q अपॉन 3r, वेरी गुड। आगे समझ में आ गया? ये 2 क्यों लगा है? क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि 2 मैंने वो फॉर्मूले में नहीं होता भाई। 2 कैसे आया है? तो 2 आया है सीधा दो पॉसिबिलिटीज की वजह से, या तो तुम लेफ्ट ले सकते हो राइट, पॉसिबिलिटीज जो है प्रोबेबिलिटी दो, समझ में आया? क्लियर? चलो तो u की वैल्यू कितनी हो गई? चलो देखो सब में कॉमन क्या कर लिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कुछ है? हां है, क्या है? q1 q स्क्वायर, सब में q आएगा, q स्क्वायर, ठीक है। अंदर से क्या बचा भाई? -1/r, फिर आएगा 1/2r, फिर वैसे 1/3r, फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये ध्यान रखते चलो, ये हम लोगों के पास इस तरीके से आया हुआ है। तो ये सभी चीजें तुमको याद होनी चाहिए, तब जाकर के बनेगा। देखो लास्ट वाला बीच वाला समझ में आ जाए तो स्टार्टिंग कहां से आता है, अगर यही चीजें हमको समझ में आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं देता है। तो ये हम लोगों के पास इस तरीके से आगे और लिखेंगे तो हमारा कौन था? समथिंग लिखना ही नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? 4 में r या अब इससे और अगर सॉल्व करोगे तो 2 into q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r निकाल, ठीक है, r भी निकल जाएगा। चलो मैंने माइनस निकाल दिया, माइनस r निकाल दिया, कितना बचा? 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन करके आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दिए रहना, ये हमारे पास आया है। चलो तो अच्छा, एक माइंड में आता है, जैसे मैं जिस समय पढ़ता था 2 का काट देता था, लेकिन ना काटो वही सही है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिर गड़बड़ आ जाती है यार। क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये वाला जो पार्ट है हमने 12th में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो हमने यूनिट चार्ज वाले में पढ़ा है, जब हम एकांक सदिश की बात करते हैं तो 9 × 10 टू पावर 9 हो जाता है इसकी वैल्यू। वो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 9 × 10 टू पावर 9 हो जाता है, जिससे हम लोग यूनिट चार्ज के लिए जब निकालते हैं तो यूनिट चार्ज किसको बोला जाता है? जो इतने डिस्टेंस पर हो और उतना फोर्स अप्लाई करे। समझ में आया? तो हम लोगों ने इस डेफिनेशन को पहले भी दे दिया है। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये किसकी वैल्यू है? तो -2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। पोटेंशियल जब कभी भी बोला जाए, ध्यान रखे रहना, स्थितिज ऊर्जा कभी भी बोला जाए या विभव कभी भी बोला जाए, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। कान खोल के अच्छे से सुन लेना, ये ट्रिक नहीं है, ये प्रॉपर्टी है कि तुम पढ़ाओगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, और जब नहीं पढ़ाओगे तो फिर बात ही नहीं आती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात यही है कि एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, तुमको अगर चेक करना है कि मैंने जो लाया है वो आंसर सही है कि नहीं है, तो उसके ध्यान रखे रहना, या तो तुमको डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, दोनों साइड का डायमेंशन बराबर होगा, सेम होगा, तब तो इक्वल कहलाएंगे ना भाई। इक्वेशन भी बना रहे हो तो एक तरफ तुम वेक्टर ला लो, एक तरफ स्केलर ला रहे हो, तो ये इक्वेशन सही है? बिल्कुल नहीं सही है। दोनों साइड का डायमेंशन सही होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल होने के बावजूद भी ऐसा होता है कि प्लस माइनस लफड़ाबाजी वाला काम कर देता है। आ रहा है क्लियर?
तो ध्यान रखे रहना, माइंड खोल के बैठना, अच्छे से ध्यान रखे रहना, पोटेंशियल हो या स्थितिज ऊर्जा हो या विभव, आ रहा समझ, या पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा पोटेंशियल कभी भी अगर जुड़ा नेगेटिव आएगा उसके सामने में, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, विभव या स्थितिज ऊर्जा हमेशा सामने में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, ये किसकी वैल्यू सर? ये किसकी वैल्यू? अगर तुमने 11th में 7th चैप्टर पढ़ना चालू किया होता मैथ्स का, पढ़े भी होंगे, ठीक है, तो उसमें दिया है लॉग और ई वाला मेथड या फॉर्मूला। जितने भी लॉग के से रिलेटेड क्वेश्चन है, जितने भी एक्सपोनेंशियल या फिर चरघातांकी ई वाले से क्वेश्चन है, वो सभी उस पे दिए हुए हैं। तुम्हारा 75% ध्यान रखो वही सभी चीजों से है जो तुमने छोड़ा। क्या है? अब ध्यान रखे रहना, क्या है ये समझ में आ गया ना? ये क्लियर है? ठीक है, देख लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूं। इस तरीके से हो गया। अब चलो थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग के पास क्या चीज है? तो मतलब तुमको यार 11 भी पढ़ाना पड़ रहा है, 12 भी पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक वो चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक कोई मतलब नहीं है तुम्हारे फिजिक्स पढ़ने का, और सब मजा नहीं आएगा। और अगर एक बार तुमने बेसिक चीजें समझ ली तो फिर ऑटोमेटिक तुमको हर एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए मतलब इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ा। क्या प्रॉपर्टी पढ़ा? लॉग ऑफ, एक होता है 1 + x और एक होता है लॉग 1 - x। 1 + x 1 - x दोनों प्रॉपर्टी तुमको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। जो मैंने बोला ये 11 का चीज है, तुम्हारे बीएससी में सब जगह काम आएगा। तो सर फिर से याद करेगा? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं याद करने का। जितनी सारी चीजें तुम्हारे कॉलेज वाले में क्वेश्चन बनाने में आ रही हैं या फिजिक्स बनाने में आ रहा है, उन्हीं सबको याद करो। उसके अलावा तुम्हारा कोई फ्यूचर में काम नहीं आने वाला है। तो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है एकदम सब चीज, लेकिन जो आया हुआ है उस फॉर्मूले में यूज हुआ है या फिर उस क्वेश्चन में ही फॉर्मूला जो यूज हुआ है सिर्फ उसी को पढ़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उतना ही पढ़ना, तो उससे कम से कम नॉलेज हो जाएगा। अब ये मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है, तुमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला -2 × q² अपॉन 4πε0 r, और ब्रैकेट में दिया है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इतना दिया हुआ है तो ये किसका फॉर्मूला है यार? तुमको ये भी नहीं पता, तो फिर दिक्कत है। फिर यहां से तुम लोग का मन उबने लगेगा। देखो, मैथ फिजिक्स ऐसा जब बनते रहे तो मजा आता है, और ना बने तो ऐसा लगता है कि मतलब वही बुक फाड़ के फेंक दो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x - x²/2 x³ 3 x⁴/4 एंड सो ऑन। माइनस वाले की जब बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? -x -x²/2 -x³ 3 x⁴ मतलब माइनस में पूरा माइनस चलेगा। लेकिन एक चीज समझो, लॉग के एक्सपेंशन में या एक्सपेंड करने में, प्रसार में फैक्टोरियल कहीं नहीं आ रहा है। तो गलती से भी हर जगह फैक्टोरियल डालने का आदत मत करना, क्योंकि ई वाले में आता है फैक्टोरियल। ई वाले का जब एक्सपेंड करते हैं या प्रसार करते हैं तो ई वाले में नीचे में फैक्टोरियल आता है, और वो कहां चलता है? 1 से चलता है। अच्छा, ठीक, हमारे पास जो सीरीज दिया गया है वो 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, दोनों में से किसका यूज करेंगे? 1+। समझ में आ रही है? नीचे वाले को खत्म करें, नीचे वाले को मतलब नहीं। और ऐसे अगर लॉग वाला लिख दिया जाए तो, log x का लिख दिया जाए तो log x का क्या होगा? एक्सपेंड। एक्सपेंशन क्या होगा? एक्सपेंड क्या होगा? log वाले का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भाई log वाले का? अरे होता ही नहीं है यार, होता ही नहीं है log का, तो फिर कैसे करेंगे? log 1 + x 1 - x का होता है। आया समझ? अगर डिफरेंशिएशन थोड़ी पूछा था, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x। और डिफरेंशिएशन मैंने इंटीग्रेशन पूछा था, पहले सुना कर, जल्दबाजी के चक्कर में
पूरा एसिड टेस्ट। तो तुमको क्या चाहिए स्टार्टिंग में? तो मैं x के जगह क्या रखूंगा तो मिलेगा 1। समझ में आया? तो ये किसकी वैल्यू है? log 1 + 1 दूसरा कुछ होता है 2 की वैल्यू। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 2 की भी वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में यूज होता है। कौन केमिस्ट्री वाले? बहुत और कौन? log 2 की वैल्यू बोल, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज है। कैलकुलेशन जब होता है तो सबसे ज्यादा यूज वही होता है। अगर तुमको E वाला दिया, मान लो log, ये E के बेस पे है ना, अब इसको तुमको log E में तो टेबल नहीं दिया रहता है। कभी भी अगर log टेबल देखोगे तो उसमें log E के बेस के लिए टेबल नहीं है, log 10 से स्टार्ट है। तो log 10 वाला तुमको पता है कि log 10 के बेस के लिए तुमको log 10, log 11, log ये सब चीज की वैल्यू पर दिया है log टेबल में। तो अगर E वाले को तुमको log 10 में चेंज करना है, क्योंकि देखो log E के लिए कैलकुलेशन संभव नहीं है। log के बेस में जब 10 रहेगा तब कैलकुलेशन होता है, और log टेबल भी log 10 के बेस के लिए ही दिया जाता है। तो फिर किसमें कन्वर्ट करोगे, किसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना मल्टीप्लाई करोगे? E वाला देता ना जनरली। अच्छा कुछ नहीं लिखा मतलब मैंने इसमें क्या लिखा है, मतलब क्या समझते हो कि 10 के बेस पे है? क्या 10 के बेस पे? E के बेस पे। अरे ये फॉर्मूला ही E के बेस पे भाई, तो E के बेस पे तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा? नहीं होता है। तो क्या किया जाता है? तो E वाले को 10 में चेंज करने के लिए, मतलब अगर मैं इसको log 10 2 लिखता हूं तो सामने में 2 × 303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो तुम्हारे बहुत सारे कैलकुलेशन में देखने को मिल जाता है। बहुत सारे कैलकुलेशन में देखने को मिलता है जब 10 के बेस पे लिखते हो। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है? E के बेस पे कितनी होती है? तो E के बेस पे होती है 0.3010। तो अगर मैंने इसको या तो सिर्फ log 2 बोला इसके बेस पे, E के बेस पे, तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से आ गया। और इसी वैल्यू को अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास कितना आएगा उसको ध्यान रखना। तो यहां से मैं थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूं। अगर मैंने U लिखा तो मेरे पास कितना आया? मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी, मतलब नेगेटिव से तुम छेड़खानी नहीं कर सकते, नेगेटिव आएगा ही आएगा। आ रहा समझ? दूसरा क्या बचा भैया? तो ये पूरा हमारे पास जितना भी चीज दिया गया है, मतलब मैंने अल्फा बोला और अल्फा बोलने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है? Q²/4πε0r। तो मैंने अल्फा बोला किसको है? अल्फा = 2 log 2 E के बेस पे ना। तो ये जो 2 log 2 है वही कहलाता है मेडलम कांस्टेंट। समझ में आया? जो अल्फा तुमने लिखा है। अलग अलग मटेरियल के लिए मेडलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, मतलब ये पदार्थ की प्रकृति पर या नेचर ऑफ मैटर पर डिपेंडेंट है, निर्भर करता है, ध्यान रखते चलना। ठीक है, तो ये जो U आया हुआ है ये किसको बता रहा है भाई? किसको बता रहा है? पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, लेकिन हमने क्या बोला स्टार्टिंग में? मेडलम ने क्या बोला कि यही पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले कोहेसिव एनर्जी के। तो ये एनर्जी है, फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है। तो हम लोग इसको कोहेसिव फोर्स नहीं बोलेंगे। क्या निकाला हमने? एनर्जी। और इसका यूनिट कितना होगा भाई? कितना होगा? जूल। अब इसका कई लोग क्या करेंगे? इसका निकालेंगे कूलम, मीटर, फलाना। तुमको मैंने बोला था डायमेंशन वाली चीजें याद रखो। डायमेंशन दोनों इक्वल तभी है जब लेफ्ट वाले का डायमेंशन
जो रहेगा वही इसका है, तो तुम इधर क्यों जा रहे हो? तुमने निकाला क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी मतलब जूल, ऐसा ही है ना, क्लियर है कि? और अगर इसी को हम लोग किस में निकाले? सीजीएस में, तो सीजीएस में आ रहा है और 1 जूल बराबर कितने यार? 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान रखते चलना, ये भी चीजें होनी चाहिए, क्लियर है? तो ये तुम्हारा हुआ सॉलिड में कोहेसिव एनर्जी के लिए और मेडलर कांस्टेंट, क्लियर है? तो देखो